आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो ध्यान या मेडिटेशन के बारे में नहीं है। कम से कम उस तरह से तो बिल्कुल नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस असल में एक चिट्ठी है। एक ऐसी चिट्ठी जो युद्ध के बीचों बीच लिखी गई थी, लेकिन जिसका समाधान बम या राजनीति में नहीं, बल्कि गंदे बर्तनों और एक संतरे की फांक में छिपा है। हाँ, और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये किताब 1974 में थिच नाथ हान ने लिखी थी, जब वो फ्रांस में निर्वासित थे। राइट। और ये चिट्ठी उन्होंने वियतनाम में स्कूल ऑफ यूथ फॉर सोशल सर्विस के एक युवा कार्यकर्ता ब्रदर क्वांग को लिखी थी। और ये लोग कोई आम सोशल वर्कर नहीं थे। नहीं। ये युद्ध की भयावहता के बीच काम कर रहे थे। बम गिरे गांव को फिर से बनाना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना, घायलों की मदद करना। मतलब आप उस माहौल को सोच कर देखिए, हर तरफ नफरत, गुस्सा, निराशा। तो ऐसे में कोई उन्हें माइंडफुलनेस या सचेतनता की बात क्यों करेगा? ये तो किसी शांत पहाड़ी जगह पर करने वाली चीज लगती है। एग्जैक्टली। और यहीं से आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। सवाल यह है कि क्या ये साधारण सी लगने वाली तकनीकें जो युद्ध के तनाव को झेलने के लिए बनी थी, आज की हमारी भागदौड़ भरी डिजिटल जिंदगी के तनाव को कम कर सकती हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और थिच नाथ हान, जिन्हें उनके अनुयायी प्यार से थाए यानी शिक्षक बुलाते हैं, वो जानते थे कि इन कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी बॉम्ब नहीं थे। अंदर की चीजें थी। हाँ, उनके अंदर पनपने वाली कड़वाहट और निराशा थी। अगर वो नफरत से भर जाते तो वो उन्हीं लोगों जैसे बन जाते जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि सबसे मुश्किल हालात में भी अपनी चेतना को कैसे बचाए रखें। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम काम से, बर्तन धोने से। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि हम सब बर्तन धोते हैं और ज्यादातर लोग इसे एक बोझ ही समझते हैं। किताब कहती है कि हम इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। हाँ, थाई कहते हैं कि बर्तन धोने के दो तरीके हैं। पहला, भविष्य के लिए बर्तन धोना, मतलब जल्दी जल्दी काम खत्म करना ताकि हम जाकर एक कप चाय पी सकें। इस तरीके में बर्तन धोना एक मुसीबत है जिसे बस निपटाना है। हाँ, जो हम सब करते हैं। हाँ, और दूसरा तरीका है बर्तन धोने के लिए बर्तन धोना, यानी उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, पानी के तापमान को महसूस करना, साबुन की गंध, अपने हाथों की हरकत। उस पल में बर्तन धोना ही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका फायदा क्या है? हम सभी की जिंदगी में लक्ष्य होते हैं, हमें काम खत्म करने होते हैं। यही तो मूल बात है। थाई कहते हैं कि अगर हम बर्तन धोते समय सिर्फ आने वाली चाय के बारे में सोच रहे हैं, तो हम उस वक्त जिंदा ही नहीं है, हम भविष्य में जी रहे हैं। ओह, और जब हम चाय पीने बैठेंगे, तब भी हम चाय नहीं पी रहे होंगे। तब हमारा दिमाग किसी और चीज के बारे में सोच रहा होगा, कल की मीटिंग, बच्चों का होमवर्क, कुछ और। हम एक पल से दूसरे पल में भागते रहते हैं और असल में कभी कहीं होते ही नहीं। तो बर्तन धोना एक तरह की ट्रेनिंग है। हाँ, अगर आप उस 15 मिनट के काम को पूरी तरह जी सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के बाकी पलों को भी जीना सीख सकते हैं। ये पल में जीने का विचार आज के प्रोडक्टिविटी हैक्स और लाइफ ऑप्टिमाइजेशन के कल्चर से एकदम उल्टा है ना? एकदम। हमें सिखाया जाता है कि हर चीज को जल्दी करो, मल्टीटास्क करो, और ये किताब कह रही है रुको, धीमे हो जाओ और जो कर रहे हो बस वही करो। इसी से जुड़ी एलन की कहानी है, जिसने पाया कि उसके पास अपने लिए बिल्कुल समय नहीं था। हाँ, एलन की कहानी तो हम सबसे जुड़ी हुई है। उसने अपने समय को बांट रखा था। ये समय बेटे के लिए, ये पत्नी के लिए, ये काम के लिए, ये घर के कामों के लिए, और दिन के आखिर में अपने लिए कोई समय नहीं बचता था। वो बहुत परेशान था। फिर उसने थाई की सलाह पर एक प्रयोग किया। उसने समय को बांटना बंद कर दिया। मतलब उसने काम करना छोड़ दिया? नहीं, उसने अपना नजरिया बदल दिया। जब वो अपने बेटे को होमवर्क करा रहा था, तो उसने उसे एक काम की तरह देखने के बजाय उसे ही अपना समय मान लिया। अच्छा। वो उस पल में पूरी तरह डूब गया। ये जानने की कोशिश करने लगा कि उसका बेटा क्या सीख रहा है, उसे कहाँ मुश्किल हो रही है। जब वो सब्जी काट रहा था, तो उसने उसे भी पूरी जागरूकता से किया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसे लगा कि उसके पास अपने लिए असीमित समय है, क्योंकि हर पल उसका अपना पल बन गया था। ये कोई टाइम मैनेजमेंट ट्रिक नहीं थी, ये एक दिमागी बदलाव था। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो ये मी टाइम के लिए कैलेंडर में 1 घंटा ब्लॉक करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर घंटे को ही मी टाइम बनाने के बारे में है। बिल्कुल।
ये मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। जैसे किताब में जिम और संतरे की कहानी है। बिल्कुल, जिम अपने दोस्त लेखक के साथ बैठकर संतरा खा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वो अपने भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स के बारे में बहुत उत्साह से बात कर रहा था। थाई ने देखा कि जिम संतरा नहीं खा रहा था, वो अपने भविष्य के प्लान्स को खा रहा था, संभावनाओं को खा रहा था। हाँ, संतरा बस एक मैकेनिकल एक्शन था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें संतरे की उस फांक को खाना चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। इतनी छोटी सी बात। हाँ, लेकिन ये माइंडफुलनेस का सार है। अगर आप संतरे की एक फांक को सच में नहीं खा सकते, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका रस महसूस नहीं कर सकते, तो आप पूरा संतरा भी नहीं खा सकते। और अगर आप जीवन के एक पल को पूरी तरह नहीं जी सकते, तो आप अपनी पूरी जिंदगी जीने से चूक रहे हैं। और ये हमें उस सबसे बुनियादी टूल पर लाता है जो किताब हमें देती है, हमारी अपनी सांस। ठीक है, तो सांस कैसे एक टूल बनती है, ये सुनने में बहुत आसान लगता है। शायद इतना आसान कि लोग इसे गंभीरता से ना लें। क्या सच में सिर्फ अपनी सांस को जानना ही काफी है जब दिमाग में 1000 चिंताएं चल रही हों? इसका असर होता कैसे है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। थाई कहते हैं कि सांस जीवन को चेतना से जोड़ने वाला पुल है। देखिए, हमारा शरीर हमेशा वर्तमान में होता है ना? हाँ। लेकिन हमारे दिमाग या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। सांस ही है जो दोनों को एक साथ इसी पल में ला सकती है। और तकनीक बहुत ही सरल है। जब मैं लंबी सांस अंदर लेता हूं तो मुझे पता है कि मैं लंबी सांस अंदर ले रहा हूं। जब मैं लंबी सांस बाहर छोड़ता हूं तो मुझे पता है कि मैं लंबी सांस बाहर छोड़ रहा हूं। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। लेकिन ये काम कैसे करता है? दिमाग का तूफान सिर्फ सांस पर ध्यान देने से शांत कैसे हो जाता है? इसका एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण भी है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया कहते हैं। फाइट और फ्लाइट। हाँ, हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब हम जानबूझकर अपनी सांस पर ध्यान देते हैं और उससे गहरा और धीमा करते हैं, तो हम अपनी वेगस नर्व को उत्तेजित करते हैं। ये नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को आराम करो और पचाओ मोड में ले जाती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। बिल्कुल। तो जिसे थाई चेतना का पुल कह रहे हैं, वो असल में हमारे दिमाग और शरीर के बीच का एक फिजिकल कनेक्शन है जो हमें शांत करता है। ये दिमाग को एक एंकर देता है। तूफान शायद तुरंत शांत न हो, लेकिन अब आपके पास एक लंगर है जिससे आप अपनी नाव को बांध सकते हैं। ये समझ में आता है। तो ये सिर्फ बैठकर ध्यान करने के बारे में नहीं है, ये हर समय अभ्यास करने के बारे में है। किताब में सचेतनता का एक दिन का एक बहुत व्यवहारिक सुझाव दिया गया है। लेकिन फिर वही सवाल, किसके पास पूरा एक दिन है? हाँ, ये सवाल आता है। ये आज के समय में कितना प्रैक्टिकल है? एक सिंगल पेरेंट या किसी स्टार्टअप में काम करने वाले के लिए पूरा एक दिन धीमा होने के लिए निकालना लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल सही सवाल है। और थाई भी ये समझते थे। सचेतनता का दिन, मान लीजिए शनिवार, एक आदर्श है, एक लक्ष्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पूरा दिन नहीं निकाल सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। हाँ, इसका असली मकसद है करने की आदत को बदलना। उस दिन लक्ष्य काम खत्म करना नहीं, बल्कि काम को करना है। जब आप झाड़ू लगा रहे हैं तो आपका लक्ष्य साफ फर्श नहीं, बल्कि झाड़ू लगाना है। जब आप खाना बना रहे हैं तो लक्ष्य पकी हुई सब्जी नहीं, बल्कि सब्जी काटना, मसाले की खुशबू, ये पूरी प्रक्रिया है। तो अगर पूरा दिन नहीं तो शायद एक सचेतनता का घंटा या सचेतनता की चाय से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बस 10 मिनट के लिए तय कर सकते हैं कि मैं अपनी सुबह की चाय बिना फोन के, बिना टीवी के, सिर्फ चाय पीते हुए बिताऊंगा या बिताऊंगी। उस दिन का मकसद है उस भावना को याद दिलाना जो फिर बाकी हफ्ते के दिनों में भी आपके साथ रहती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप मीटिंग के बीच में भी एक गहरी सांस लेकर खुद को वर्तमान में ला सकते हैं, या ट्रैफिक में फंसे होने पर गुस्सा करने के बजाय अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। वो एक दिन बाकी 6 दिनों के लिए ईंधन का काम करता है। और जब बात ध्यान में बैठने की आती है तो किताब में कंकड़ की एक मिसाल दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। ध्यान की प्रक्रिया को इतने सरल और सुंदर तरीके से समझाया गया है, ये वाकई कमाल है।
हाँ, कंकड़ का रूपक बहुत गहरा है। थाई कहते हैं कि जब आप ध्यान में बैठें तो कल्पना करें कि आप एक कंकड़ हैं जिसे एक शांत नदी में फेंका गया है। कंकड़ कोई मेहनत नहीं करता, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप धीरे धीरे नीचे डूबता है। बिना किसी एफर्ट के। हाँ, बिना किसी एफर्ट के। और आखिरकार वो नदी की तली में पहुंचकर पूरी तरह आराम की स्थिति में आ जाता है। उसे कहीं पहुंचना नहीं है, वो बस है। ठीक वैसे ही ध्यान में हमें भी सब कुछ छोड़ देना है, चिंताएं, योजनाएं, और अपने केंद्र, अपनी सांस पर लौटते हुए उस संपूर्ण आराम की स्थिति को पाना है। ज्ञान कहीं दूर किसी पेड़ के नीचे नहीं है, वो उसी क्षण में है जहां हम बैठे हैं। लेकिन ये सिर्फ आराम पाने और शांत होने के बारे में नहीं है। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मन की सचेतनता, जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। इसका क्या मतलब है? ये अभ्यास का अगला स्तर है। इसका मतलब है अपने मन में उठने वाले हर विचार और हर भावना को बिना किसी जजमेंट के देखना और पहचानना। जैसे अगर आपके मन में उदासी का भाव उठता है तो हम आमतौर पर दो काम करते हैं, या तो हम उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं या हम उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। हाँ, या तो उससे लड़ते हैं या उसके साथ बह जाते हैं। एग्जैक्टली। माइंडफुलनेस तीसरा रास्ता सुझाती है। आप बस उसे स्वीकार करते हैं। हाँ, मेरे अंदर उदासी का भाव उठा है। हेलो उदासी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो विचारों या भावनाओं से लड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनसे लड़ना उन्हें और ताकत देना है। ये ऐसा है जैसे आप अपने घर आए मेहमान को देख रहे हैं। आप बस जानते हैं कि एक मेहमान आया है। आप उसे दरवाजे से बाहर धकेलने की कोशिश नहीं करते। उसे स्वीकार करते हैं। आप बस उसकी मौजूदगी को स्वीकार करते हैं। थाई कहते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं बादलों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। हम बादल नहीं हैं, हम आसमान हैं जिसमें ये बादल आते जाते हैं। ये अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं से एक स्वस्थ दूरी बनाने में मदद करता है, जिससे हम उनके गुलाम नहीं बनते। ये आत्म जागरूकता का एक बहुत गहरा स्तर है। तो थीच नैत हान की इन शिक्षाओं को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये साफ है कि सचेतनता कोई रहस्यमयी अभ्यास नहीं है जिसे सिर्फ मठों में किया जा सकता है। जी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक कला है। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। जिसे बर्तन धोने से लेकर एक तनावपूर्ण कॉर्पोरेट मीटिंग तक जिंदगी के हर पहलू में लाया जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में ये हमें सिखाता है कि असली चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर चलना है। पूरी तरह से सचेत होकर हर कदम का, हर सांस का, हर पल का अनुभव करते हुए इस भागती हुई दुनिया में शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है। किताब में एक बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति है, एवरी एक्ट इज अ राइट, यानी हर कार्य एक अनुष्ठान है। ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पे मनन किया जा सकता है। क्या होगा अगर हम अपने सबसे सामान्य दैनिक कार्यों को एक ईमेल भेजने से लेकर कॉफी बनाने तक एक पवित्र अनुष्ठान की तरह करने लगे, पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ? हमारी जिंदगी और हमारे काम करने का तरीका कैसे बदल सकता है?